हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दिस इज आशुतोष तिवारी। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड टेंस ना। आज का सेशन जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा सेशन चलने वाला है टाइम एंड टेंस पर। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि बहुत बेसिक से सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो सबसे पहले हम वर्ब की बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें कि वर्ब कब सिंगुलर काम करती है, कब प्लूरल, कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी वर्ब प्लूरल है। क्योंकि हमको आगे चल के जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंटर करेंगे हमको सारी चीजें उसी के हिसाब से मिलेंगी, यानी हर चीज में हमको वर्ब ढूंढना ही पड़ेगा, वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाना ही पड़ेगा। तो बेहतर होगा पहले टेंस यानी बेसिक जानकारी हम वर्ब की इकट्ठा कर लें। तो आज वही करने के लिए हम लोग इस सेशन में आए हैं। लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह एक पॉजिटिव थॉट से, और आज का पॉजिटिव थॉट कहता है लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। अगर गलतियां करने से डरते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, बिना गलती के कभी भी सही चीज तक आप पहुंच ही नहीं सकते। गलतियां ही तो आपको गाइड करती हैं सही चीज तक पहुंचने के लिए। तो अगर आप गलती कर रहे हैं इसका मतलब आप सीख रहे हैं। अगर आप गलतियां करते हैं इसका मतलब आप सीख रहे हैं। यू आर ऑन द वे ऑफ लर्निंग। इफ यू आर डूइंग एरर्स, इफ यू आर मेकिंग एरर्स, तो गलतियां करिए, बस गलतियों को दोहराइए नहीं, एक ही गलती को बार बार करने से बचिए। इस चीज का ध्यान रखना है, गलती करने से नहीं बचना है। गलती करेंगे तभी तो सही चीज सीखेंगे। अब वैसे भी देखिए यहाँ लिखा ना नेवर गिव अप। आप देख रहे होंगे नेवर गिव अप, गिव अप नहीं करना है। आज पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के बारे में। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। टेंस का मतलब होता है काल, जिसको आप समय खंड, काल, समय का भाग भी कहते हैं ना। टाइम एंड टेंस, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि टेंस को डिवाइड किया जाता है किसमें? तीन पार्ट। प्रेजेंट टेंस यानी जो चीज वर्तमान में चल रही है, पास्ट टेंस यानी जो हो चुका है, फ्यूचर यानी जो आने वाला है ना। ये चार टेंस में आप इसको डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों के साथ हमको चार एक्शन के स्टेट पढ़ने पड़ते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे कभी कोई पूछे टेंस कितने हैं, तो मात्र तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये जो चार आप पढ़ते हैं ये एक्शन के स्टेट है, एक्शन किस अवस्था में हो रहा है, कौन से टेंस में ना। एक्शन के चार स्टेट है। पहला इंडेफिनिट स्टेट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस स्टेट, तीसरा परफेक्ट स्टेट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट। अब इन चारों को इन तीनों के साथ पढ़ना पड़ता है। प्रेजेंट के साथ ये चारों पढ़ेंगे हम, पास्ट के साथ ये चारों पढ़ेंगे हम, फ्यूचर के साथ ये चारों हमको पढ़ना है ना। इन चारों को हमको इन तीनों के साथ पढ़ना है। यानी टोटल कितनी अवस्थाएं हम बनाएंगे? 12। 12 कंडीशंस हमको टेंस में पढ़नी है। उन 12 कंडीशंस में आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि कौन से टेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम करती है ना, और उसके साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम करती है। उसके बाद टेंस वाइज यानी एक एक, जैसे प्रेजेंट इंडिफरेंट में कुछ स्पेसिफिक रूल है, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, तो उनको जानते हुए चलेंगे। और एक बार जब ये कर लेंगे, यानी जो स्पेसिफिक रूल्स हैं, सारे टेंस के तो है नहीं, कुछ टेंस के हैं जो पढ़ने के लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद फिर आएंगे कंबाइंड रूल्स पर, यानी सभी टेंस को मिक्स करके जो रूल्स काम करते हैं उन पर काम, यानी एक क्रम से चलेंगे ताकि एक एक चीज आपको क्लियर कर सके। सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन से टेंस में कौन सी आएगी उससे परिचय करा दें। तो एक छोटा सा चार्ट आपको दिख रहा होगा ना, इसका कुछ हिस्सा मेरे पीछे जा रहा है, तो मैं अभी आपको उसको सही करके दे दूंगा ना। जो भी हिस्सा मेरे पीछे जा रहा है तो वो आपको दिख जाएगा। फ्यूचर टेंस का है, आप देख रहे होंगे। चलिए, इधर टेंस लिखे हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इधर जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। और डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट। लेकिन ये डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम कब करेगा? जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा या सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो, तभी आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जिसमें से आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि डू का यूज आप प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं और डज का यूज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
लेकिन अगर सेंटेंस सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, तो अगर प्लूरल वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाना। अभी जब रूल्स पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कब एस लगाना है, कब ई एस, वो भी डिसाइडेड है, ऐसा नहीं कि अपने मन से जो चाहेंगे वो लगाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के रहने पर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा के वर्ब को भी सिंगुलर बना देंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जिसमें से डू प्लूरल वर्ब के साथ, डज सिंगुलर वर्ब के साथ और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा, आई वैसे है तो सिंगुलर, आई आपका क्या होता है, आई आपका सिंगुलर होता है, लेकिन इसको कंसीडर कैसा करते हैं, प्लूरल ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ के बाकी हर जगह इसको प्लूरल मानते हैं, इसलिए आई के साथ डू आएगा, डज नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हमको क्या मिल गई, इज मिल गई, एम मिल गई और आर मिल गई। चलिए कहां पर इज लगाएंगे, कहां पर एम लगाएंगे, कहां पर आर लगाएंगे, तो इज का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज हम करेंगे आई के साथ और आर का यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर, वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, जिसमें से हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग आप करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव पहले की तरह लगेगा, हैज और हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा, यानी हैज बीन हैव बीन, सिंगुलर और प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट सेम है, हैज बीन हैव बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ जाए क्योंकि कॉन्टिन्यूअस भी लिखा है, और यहाँ टाइम बताने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए। निश्चित समय के लिए सिंस आएगा, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे, ये फैक्ट ध्यान रखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सभी टेंस में, सभी स्टेट में ये हेल्पिंग वर्ब और ये वर्ब आपके काम करेंगे, ठीक है। फिर हम पहुंच गए पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन रूल सेम है, अगर सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हुआ तभी। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, एक ही हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस हुआ तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट। वहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर लगेगा, वॉज वर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, जिसमें से वॉज आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और लिख लेना आई के साथ, क्योंकि आई के साथ जनरली हम प्लूरल लगा रहे थे ना, लेकिन आई के साथ सिंगुलर वॉज लगाएंगे यहाँ पर, और वर का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ, क्योंकि आई के साथ वर हम तब लगाते हैं जब इमेजिनेशन करना हो, कल्पना करना हो, तो आई के साथ वर का यूज होता है, वर्ब आईएनजी फॉर्म में लगेगी। हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सभी सब्जेक्ट के साथ इसको ही लगना है ना, सभी सब्जेक्ट के साथ विद ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट के साथ इसी को लगाएंगे आप विद ऑल सब्जेक्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गए तो हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड, सॉरी वर्ब प्लस आई थर्ड फॉर्म नहीं, सॉरी एक सेकंड, हाँ यहाँ थे ना, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, सिंस और फॉर पहले की तरह टाइम लिखेंगे, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। अब आपने, जब मैंने आपको जब सेंटेंस पढ़ा रहा था तो मैंने वर्ब बताया था ना हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब थी, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब, याद करिए पिछला सेशन। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में हमने डू डज डिड पढ़ा था, इज एम आर वाज वर पढ़ा था, हैज हैव हैड पढ़ा था, यही 11 पढ़ा था, ये हमने खर्च कर दिया। अब फ्यूचर में हमको चाहिए मॉडल ऑक्सिलरी, तो मॉडल ऑक्सिलरी में से दो निकालते हैं, शैल और विल, और शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, जिसमें शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई वी के साथ होगा,
और विल का प्रयोग आई वी को छोड़कर बाकी सबके साथ होगा, ये रूल है। अभी आगे चल के आपको एक रूल बताऊंगा कब इनकी पोजीशन चेंज होती है, यानी कौन सी कंडीशन होगी जब आई वी के साथ विल लगा देंगे बाकी सबके साथ शैल, इसकी भी चर्चा करेंगे अभी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में शैल विल रहेगा ही, शैल विल के बाद बी लगा देंगे, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, शैल विल यूज करने का तरीका सेम है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल के साथ हैव लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में शैल विल के साथ हैव बीन, वर्ब आईएनजी फॉर्म। बस अब यहाँ एक चीज का ध्यान रखिए कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि सिंस टिल का सेंस देता है और फ्यूचर में टिल काम कर नहीं सकता, इसलिए वहां सिर्फ फ्रॉम लगाते हैं। और फॉर, फ्रॉम निश्चित समय के लिए यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जो जो काम सिंस कर रहा था वही काम आपका फ्रॉम करेगा। और फॉर पहले की तरह अपना काम कर रहा है पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए फ्रॉम, अनिश्चित समय के लिए फॉर, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। बाकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस और फॉर। तो ये मोटी मोटी जानकारी हो गई कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम करेगी, कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म काम करेगी ना। ये मोटी मोटी जानकारी हमने यहाँ इकट्ठा कर ली। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा ठीक है। तो अब हम लोग आ जाएंगे स्पेसिफिक रूल्स पर, एक एक टेंस के साथ कुछ विशेष जानकारी जो है उसको इसी सेशन में जानते हुए चलेंगे। फिर इसके जो कॉम्पिटिटिव रूल्स हैं, जो कंबाइंड रूल्स हैं, वो अगले सेशन में लेके आएंगे ना। एक एक टेंस को पहले, सबसे पहले समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बात वर्तमान में हो लेकिन स्टेट अनिश्चित हो, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको क्या बताई, डू और डस बताई, लेकिन डू डस कब लगाएंगे, जब आपका सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते, यही बताया। अब पहला रूल आपसे पूछ रहा है कि कब एस लगाएंगे कब ईएस, तो बता रहा है अगर किसी वर्ब का अंत यानी वर्ब का आखिरी अक्षर ओ डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड हो जाए तो इसके साथ ई एस लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। जैसे ही गो, ई एस लगा दिया, गोस टू मार्केट। राम टीच, सी एच आया, ई एस टीचेस ऑफ इंग्लिश। दिस टीम स्मैशेस, स्मैश के साथ ई एस लगाया ना, तो ओ डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड अगर आएगा तो लास्ट में ई एस लगाकर सिंगुलर बनाएंगे वर्ब को। वहीं दूसरा रूल कह रहा है अगर किसी वर्ब का अंत वाई से हो जाए, वर्ब के लास्ट में वाई आ जाए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, वाई के पहले क्या आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल को छोड़कर बाकी 21 कॉन्सोनेंट है, उनमें से कोई भी एक अक्षर आ जाए तो वाई को हम आई में चेंज कर देते हैं और आई के साथ ई एस लगा देते हैं। जैसे देखिए ही क्राई फॉर ब्रेड, तो क्राई के लास्ट में क्या है, वाई, वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, इसका मतलब इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लिखेंगे सी आर आई ई एस। ही फ्लाई काइट, फ्लाई देखिए वाई, वाई से पहले एल कॉन्सोनेंट, तो फ्लाइज आई ई एस कर देंगे, ही फ्लाइज ए काइट। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां कहां आप यूज कर सकते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां कहां यूज होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, सार्वभौमिक सत्य के लिए, हैबिचुअल फैक्ट ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान वर्तमान की आदत के लिए, प्रेजेंट थॉट, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन के लिए, प्रिंसिपल सिद्धांत के लिए, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए, इडियम्स के लिए, और अगर फ्यूचर का कोई प्लान फिक्स्ड है तो इसके लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। माई फादर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, प्रेजेंट की हैबिट है, मेरे पिताजी रोज सुबह टहलने जाते हैं, तो माई फादर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल्स विद हिज टूल्स, इडियम्स है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। ये सभी घटनाएं, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट थॉट, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन, प्रिंसिपल्स, हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स, इडियम्स और फ्यूचर के फिक्स प्लान के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कहां कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा ना। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि इफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको पढ़ा चुका हूं जब मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था, अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हेयर या देयर से हो जाए,
यानी उसके स्टार्टिंग में हेयर या देयर आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हियर इज कमिंग माई फ्रेंड, लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और शुरुआत किससे है, हियर से। तो इज गलत हो जाएगा, कमिंग गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे, हियर कम्स माई फ्रेंड। देयर सी इज गोइंग, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, देयर से शुरुआत है तो इज हटेगा, गोइंग हटेगा, क्या लिखेंगे, देयर सी गोज। अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने क्या बताया था, सडन रिएक्शन ऑफ एनी एक्शन, ऐसा सेंटेंस जो किसी एक्शन पर सडन रिएक्शन लेकर आए, अगर उसकी शुरुआत हियर या देयर से हो जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसका स्ट्रक्चर रहेगा जैसा कि यहां हुआ। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब ये तो कंडीशन मैंने आपसे पहले बताया कि अभी मैं आपको सिर्फ टेंस वाइज, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट स्पेसिफिक जो रूल है वो बता रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्पेसिफिक जो रूल है वो बताऊंगा। अभी कंबाइंड रूल्स भी आएंगे, इसलिए परेशान अभी नहीं होना, एक एक बारीकी से एक एक चीज बेसिक से समझते हुए चलिए, ताकि एडवांस चीजें जब पढ़ाऊं तो आप समझ सकें, बेसिक चीजें आपको तैयार है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब क्या बताई है, इज एम आर, और इज एम आर के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म में मैंने आपको बताया। लेकिन कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह अपना काम कर रहा है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर मान लीजिए मैंने कहा वह अपना काम कर तो रहा है, जैसे कहते हैं ना, अरे यार कर तो रहा है काम, ऐसे झल्लाट में बोलते हैं ना, किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, इंफैटिक सेंस देते हैं, प्रेशर देकर किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इज एम आर के बाद इन्फिनेटिव का यूज हो जाता है। इन्फिनेटिव मतलब पढ़ा चुका हूं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव का प्रयोग हो जाता है। जैसे ही इज ईटिंग फूड, नॉर्मल सेंटेंस है, अगर कहें कि वह खा तो रहा है तो क्या लिखेंगे, ही इज टू ईट फूड, ईटिंग की जगह क्या कर देंगे, टू ईट फूड कर देंगे। नॉर्मल कंडीशन में इज एम आर के बाद वी प्लस आई एन जी आएगी, लेकिन इंफैटिक सेंस में जब जोर देकर किसी बात को कहा जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे फॉर इंफैटिक सेंस। इसके अलावा दूसरी कंडीशन कह रहा है कुछ एडवर्ब ऐसे हैं, अगर इनका प्रयोग सेंटेंस में हो जाए तो जान लीजिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग हो सकता है। इनमें से कोई भी एक एडवर्ब अगर सेंटेंस में है तो फिक्स हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही आप यूज करेंगे। कौन से, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज, नाउ डेज, डे बाई डे, करेंटली, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके आने पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही लगाएंगे। देखिए, nowadays he teaches physics because the teacher of physics is on leave। nowadays he teaches नहीं होगा, क्या होना चाहिए, he is teaching, क्योंकि nowadays आज कल लिखा है ना। these days जैसे ही आया I walk नहीं होगा, क्या होगा, I am working हो जाएगा। he increases his power day by day, दिन प्रतिदिन, day by day जैसे आया increases नहीं होगा, क्या होगा, is increasing होगा। ये फैक्ट याद रखिएगा, at this moment, at this time, these days, nowadays, day by day, currently, at present और presently, ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनके आने पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम आ गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, हैज और हैव, और हैज हैव के साथ वर्ब की मैंने आपको थर्ड फॉर्म बताई। लेकिन हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ ये मेन वर्ब का भी काम करता है। देखिए, बिसाइड्स हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव हैड इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब आल्सो। ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है, जिसमें हैज और हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और हैड जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है ना। यहां समझते हुए चलिए, हैज हैव और इन तीनों का यूज पोजीशन के लिए, अधिकार दिखाने के लिए होता है, जिसमें हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हैड वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी। अब जैसे लिखा आई हैव अ बुक, तो हैव यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं, आई हैव अ बुक। आई हैड अ बुक वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। आई हैव हैड अ बुक, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। हैव यहाँ पहला वाला हैव हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वाला हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी।
और दूसरा देखिए पास्ट परफेक्ट है, 2 बार हैड आया, कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हैड 2 बार आ गया, एक बार हैड हेल्पिंग वर्ब है, एक बार हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैड ए बुक, एक बार हेल्पिंग वर्ब है और एक बार मेन वर्ब है। दूसरा रूल कह रहा है कि इम्फैटिक सेंस के लिए अगर हमको किसी चीज को प्रेशराइज करके प्रेजेंट करना है तो हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव के बाद, हैज हैव हैड के बाद हमको क्या करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है। इन्फिनेटिव फिर अभी आपको याद कराया था मैंने, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप कहते हैं ना मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, ऐसे करके बोलते हैं ना, आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू गो देयर। पास्ट में हो जाएगा तो आई हैड टू ईट अ मैंगो, हैव टू और हैड टू और हैज टू का यूज आप करेंगे। बाकी सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट सेम है, वो जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट में एक रूल और याद रखिए। अगर मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, अगर आपके सेंटेंस की शुरुआत दिस से हो जाए, दैट से हो जाए या इट से हो जाए, तीनों में से किसी एक शब्द से आपके सेंटेंस की शुरुआत हो जाए, किससे, दिस, दैट या इट, तीनों में से किसी एक से, तो इनके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, इसके बाद आर्टिकल द आ जाए, और आर्टिकल द के बाद या तो कोई ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव आ जाए, फर्स्ट सेकंड ना, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए एडजेक्टिव की, या फिर ओनली आ जाए, तीनों में से कोई एक। उसके बाद कंजंक्शन दैट, क्या क्या आना चाहिए, दिस दैट इट में से तीनों में से कोई एक, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाए, आर्टिकल द आ जाए, इन तीनों में से कोई एक आ जाए और कंजंक्शन दैट आ जाए। इतनी चीजें अगर आपके सेंटेंस में है तो दैट के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखा जाएगा। जैसे दिस देखिए आ गया, इज आ गया, द आ गया, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर आ गया, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, दैट कंजंक्शन भी आ गया। अब इसका मतलब इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। लिखा आई हर्ड, गलत हो गया, क्या होना चाहिए, आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई हैव हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई हैव हर्ड। वहीं पर एक छोटा सा रूल आप चेंज करेंगे, अगर सपोज यहां इज की जगह वाज हो जाए, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस इज की जगह अगर यहां वाज हो जाए तो आप यहां ध्यान रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जगह अगर यहां इज है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर यहां वाज हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए इट वाज द वर्स्ट मूवी, इट लगा, वाज लग गया, आर्टिकल द, सुपरलेटिव डिग्री, कंजंक्शन दैट। अब बाद में हैव नहीं होके अब क्या होगा, हैड, इट वाज द वर्स्ट मूवी दैट आई हैड एवर सीन, यही बनेगा। बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कितने बने। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्पेसिफिक रूल वही, आपको सिंस और फॉर याद रखना है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, वो हमने पहले बता दिया। फिर हम आ गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन कब, जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव। अगर सिंपल सेंटेंस होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ना। अब इसमें क्या क्या विशेष रूल है, कब कब आप जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाना चाहिए, तो कह रहा है इफ एन एक्शन इज रिपीटेड मेनी टाइम्स इन द पास्ट, अगर कोई एक्शन पास्ट में बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। जैसे आई हैड बीन नॉकिंग, मैं नॉक कर रहा था, एट द डोर दरवाजे पर, एट द डोर दरवाजे पर 6 टाइम्स, 6 बार, तो 6 बार मतलब काम बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है तो हैड बीन नॉकिंग नहीं होगा, सिंपली क्या लिखेंगे, आई नॉक्ड एट द डोर 6 टाइम्स। आई वॉज कॉलिंग यू मेनी टाइम्स, कई बार मैंने कल तुम्हें बुलाया, तो वॉज कॉलिंग नहीं होगा, पास्ट इंडेफिनिट कॉल्ड, क्योंकि एक्शन बार बार, एक ही एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है ना, जब एक ही एक्शन बार बार रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसका दूसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में पास्ट का टाइम दे दिया जाए, पास्ट का समय दे दिया जाए, तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। जैसे
आई हैव ईटन अ मैंगो 10 minutes ago। 10 minutes ago पास्ट का समय हो गया, पास्ट का समय हो गया तो हैव ईटन गलत हो जाए, क्या लिखेंगे? आई एट अ मैंगो। आई हैव कम टू नो दैट हिज फादर हैज डाइड लास्ट वीक। आई हैव कम टू नो दैट, अब दैट के बाद वाला सेंटेंस देखेंगे, क्यों? क्योंकि आई हैव कम टू नो अलग क्लॉज हो गया। लास्ट वीक किसके साथ लिखा है? लास्ट वाले क्लॉज में। हिज फादर हैज डाइड गलत हो जाए, क्या लिखेंगे? हिज फादर डाइड, सिर्फ डाइड लिखेंगे ना, एक बार मतलब दो बार तो लिखेंगे नहीं। हिज फादर डाइड, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर पास्ट का समय दे दिया तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाना है। और फिर कह रहा है अगर पास्ट का टाइम पूछ भी लेगा ना तो भी पास्ट इंडेफिनिट ही यूज करेंगे। पास्ट का टाइम दिया है तो पास्ट इंडेफिनिट लगाएंगे ही। अगर पास्ट का टाइम पूछ भी ले रहा है तो भी पास्ट इंडेफिनिट ही लगाएंगे। जैसे माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैड यू कम हियर। देखिए पास्ट का टाइम, तुम यहां कब आए? कब आए तो हैड नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डिड, क्योंकि पास्ट का टाइम पूछेगा तो भी आप किसके साथ जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाएंगे। हाँ, पास्ट का टाइम पूछेगा तो भी आप पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाएंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक? उसके बाद कुछ फ्रेज हैं, इन फ्रेजेस के आने पर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है। कौन से फ्रेज हैं? इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये तीन फ्रेज ऐसे हैं, अगर ये सेंटेंस में है तो इनके बाद अगर कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर जुड़ रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे इट इज टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रेन टू स्कूल। जैसे इट इज टाइम लिखा, हैव टेकन गलत हो गया, क्या होगा? यू टुक योर चिल्ड्रेन टू स्कूल। इट इज हाई टाइम वी हैव डिस्कस्ड दिस मैटर। इट इज हाई टाइम वी डिस्कस्ड दिस मैटर हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट इज अबाउट टाइम द प्रिंसिपल इज टीचिंग नहीं होगा, क्या होगा? द प्रिंसिपल टॉट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा इट इज टाइम, तो मुझे क्या लिखना चाहिए? इट इज टाइम टू गो या इट इज टाइम टू वेंट? अब आपको पता है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इट इज टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो कंफ्यूजन होगा। हालांकि सही लिखा इट इज टाइम टू गो, सही लिखा है। क्यों लिखा समझते चलिए। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद जब कोई सेंटेंस कंप्लीट स्ट्रक्चर के साथ है, यानी सब्जेक्ट वर्ब, तब आप चेंज करेंगे। यहाँ पे इट इज टाइम टू गो, ये टू गो इसी का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नया सेंटेंस हमने बनाया ही नहीं। जब नया सेंटेंस हमने बनाया नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा कहां से? इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर ऑलरेडी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इट इज टाइम टू गो, इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू सिंग, इट इज टाइम टू स्लीप बोलते हैं ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या विशेष है? पहले तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमने क्या क्या पढ़ी थी? वॉज और वर। और वॉज वर्ब के साथ हमने वर्ब को कौन से फॉर्म में रखा था? आईएनजी फॉर्म में। जिसमें वॉज हमने पढ़ा था किसके साथ हम यूज कर रहे हैं? सिंगुलर के साथ और आई के साथ भी। और वर्ब किसके साथ यूज कर रहे हैं हम? प्लूरल के साथ। अब इसी से रिलेटेड पहला रूल क्या कह रहा है कि जनरली वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन अगर किसी इमेजिनेशन की बात हो या वर्तमान की किसी अधूरी इच्छा की बात हो, अनफुलफिल्ड डिजायर की बात हो, तो वर्ब का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है। जैसे आप बोलते हैं ना, यदि मैं चिड़िया हो जाऊं तो आसमान में उड़ जाऊं। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई के साथ वर आ गया ना। इफ ही वर यू, यदि वह तुम हो जाए, ही वुड टेल द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। ही के साथ भी वर लग गया, क्यों? इमेजिनेशन, अनफुलफिल्ड डिजायर, वो भी कब की? प्रेजेंट की। अगर यही अनफुलफिल्ड डिजायर पास्ट की हो जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगा देते हैं। देखिए आई विश, आई विश का मतलब हो जाता है काश। आई विश आई सा यू व्हेन यू वर इन लंदन। काश मैंने तुम्हें देख लिया होता लंदन में थे, पास्ट। अब तो समय बीत चुका है तो आई सा नहीं होगा, क्या होगा? आई हैड सीन यू। अगर प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड डिजायर है तो वर के साथ शो करेंगे जैसे यहां कर रहे हैं, और अगर पास्ट की अनफुलफिल्ड डिजायर है तो हैड के साथ शो करेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखेंगे।
क्लियर है? चलिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसके अलावा कह रहा है कि अगर मान लीजिए दो पास्ट एक्शन एक साथ हो रहे हैं और उन दोनों पास्ट के एक्शन में रिलेशन क्या है, एक तो एक्शन है, दूसरा उस एक्शन का टाइम बता रहा है। तो जो एक्शन बताने वाला सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा और जो टाइम बताने वाला सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाएगा। देखिए, आई हैड गिवन हिम अ कप ऑफ कॉफी व्हेन ही वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। जब वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैंने उसे कॉफी का एक कप दिया ना। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा एक्शन है कौन सा टाइम, तो मैं आपको बता दूं, एक्शन जो शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा, टाइम जो लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा ना। अब समझिए, मैंने उसे कॉफी कॉफी का कप देना ज्यादा लंबा काम है या न्यूज़पेपर पढ़ना? वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था उस दौरान मैंने कॉफी का कप दिया ना, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा लेंदी एक्शन है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना टाइम हो जाएगा, कॉफी का कप देना एक्शन। तो कॉफी का कप देना एक्शन, तो पास्ट इंडेफिनिट, आई गेव हिम अ कप ऑफ कॉफी व्हेन ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स व्हेन आई हैड बीन, देखिए, आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स, मैं तुम्हारे दोस्त से मिला। कब मिला? व्हेन आई हैड बीन गलत हो गया, व्हेन आई वाज गोइंग टू आगरा, जब मैं आगरा जा रहा था। पास्ट के दो एक्शन जब एक साथ हो और उनमें रिलेशन क्या हो, एक्शन और टाइम का, एक्शन वाला जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में, टाइम वाला पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिख दिया जाएगा, जैसा हमने यहाँ किया। अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट में कुछ विशेष चीजें। एक तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले जानिए हेल्पिंग वर्ब, मैंने आपको क्या बताया, हैड। हैड के साथ मैंने क्या बताया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। अब मैंने जब आपको मैं प्रेजेंट परफेक्ट बता रहा था अभी कुछ देर पहले, तो मैंने आपको हैड का यूज एक वहां बताया था, हैड मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की तरह काम कर सकता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि हैड के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो वो पास्ट में इंफैटिक सेंस क्रिएट कर देगा। दोनों चीजें वहां बता दी। अब इसके अलावा पास्ट परफेक्ट में एक रूल पढ़ते हैं बिफोर और आफ्टर का। आपने आपसे जरूर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्टेशन जाने के बाद ट्रेन गई ना। जब कभी भी इस तरीके का सेंटेंस बनता है तो उसमें ध्यान रखिए दो एक्शन हमेशा होंगे, एक एक्शन पहले होगा एक एक्शन बाद में होगा। जो काम पहले होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट एक्शन, पहला कार्य हम बोलेंगे फर्स्ट एक्शन। और पहला कार्य हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाए, हमेशा, चाहे वो बिफोर के साथ लिखा जाए चाहे आफ्टर के साथ। जो काम बाद में होगा, दूसरा कार्य जो होगा वो सेकंड एक्शन कहलाएगा, उसको हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लिखें, चाहे बिफोर चाहे आफ्टर। अब हमको जानना है इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। जैसे बिफोर अगर लिखना है तो पहले जो काम पहले हुआ उसको लिखिए, जो काम पहले हुआ उसका टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट। फिर बिफोर लिखिए, जो काम बाद में हुआ उसका टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट ना। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज पहले मरा, पास्ट परफेक्ट पहले लिखा। बिफोर, डॉक्टर बाद में आया, पास्ट इंडेफिनिट बाद में लिख दिया। लेकिन अगर मान लो सेंटेंस इस तरीके से पूछ ले, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शेड, दोनों जगह हैड लिख दिया गया। अब आपको पता है बिफोर लगा है तो दो जगह हेड तो होगा नहीं, एक जगह पास्ट इंडेफिनिट होगा एक जगह पास्ट परफेक्ट होगा। कैसे जानेंगे? सिंपल सा रूल पकड़ लीजिए, ये कभी धोखा नहीं देगा आपको। बिफोर के बाद हमेशा सेकंड एक्शन यानी पास्ट इंडेफिनिट होगा, दूसरा वाला पास्ट परफेक्ट, चाहे बिफोर बीच में लिखे चाहे शुरुआत में। बिफोर यहां लिखा, इसका मतलब ये वाला पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। बिफोर द अलार्म स्टॉप रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द शीट, सही हो जाएगा। कभी आपको कंफ्यूजन होगा नहीं, बस खाली ये ध्यान रखना बिफोर के बाद हमेशा कौन सा एक्शन, सेकंड एक्शन, और सेकंड एक्शन का टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल सी बात। तो आप ऑब्वियस अगला क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आफ्टर वाला देखें तो आफ्टर वाले में क्या होता है, जो सेकंड एक्शन होता है वो पहले लिखा जाता है ना। सेकंड एक्शन पहले लिख, सेकंड एक्शन जो काम बाद में होगा, बाद वाला कार्य पहले लिखा जाएगा, फिर आफ्टर लिखा जाएगा, फिर पहला कार्य लिखा जाएगा, फर्स्ट एक्शन। अब आपको पता है सेकंड एक्शन का टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट एक्शन का टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा। जैसे ही टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ाई कब, आफ्टर आई हैड कम, मेरे आने के बाद। तो मैं आ गया उसके बाद, मेरा आना फर्स्ट एक्शन, मैं पहले आया तब उसने अंग्रेजी पढ़ाई, आफ्टर के बाद फर्स्ट एक्शन,
पास्ट परफेक्ट में, और पहले सेकेंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। अब अगर आफ्टर चेंज भी कर देगा तो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आफ्टर के बाद हमेशा किसको पकड़ के रखना है, फर्स्ट एक्शन को, और फर्स्ट एक्शन आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट। जैसे द थीफ वाज कॉट, चोर पकड़ा गया, कब, आफ्टर ही हैड डिस्पोज्ड ऑल द स्टोलन गुड्स। आफ्टर के बाद देखिए ही हैड आ गया, सेंटेंस करेक्ट हो गया ना। बहुत बढ़िया, यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, ये ध्यान रखिए। फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगेन सिंस और फॉर का यूज, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। उसके बाद फ्यूचर में एक ही चीज है जो आपको याद करनी है, जो स्पेसिफिक याद करना है, बाकी तो जब कंबाइंड रूल्स में आएंगे तो कुछ चीजें बताएंगे, लेकिन स्पेसिफिक में एक चीज ध्यान रखना, क्या, शैल और विल का यूज मैंने आपको बताया था। शैल का यूज जनरली फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ होता है, और विल का यूज बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में थ्रेट यानी धमकी, थ्रेट मतलब क्या होता है, धमकी का भाव आए, प्रॉमिस वादा, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, सजेशन सुझाव, अगर ये चारों में से कोई भी सेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाएगी। इंटरचेंज मतलब जैसे लिखा शैल और विल, तो जनरली मैंने क्या बताया था, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन बनी तो अदर्स के साथ शैल लग जाएगा, आई वी के साथ विल लग जाएगा। जैसे आई शैल किल यू गलत हो जाएगा, क्या लिखेंगे, आई विल किल यू, धमकी दे रहा है ना। वी विल मीट यू टुमारो, प्रॉमिस कर रहा है। यू शैल कम हियर ऑन टाइम, सजेशन दे रहा है तुम्हें यहाँ समय पर आना चाहिए। तो ये चार कंडीशन, थ्रेट, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन और सजेशन, इनके आने पर फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग होगा। बाकी एक और चीज फ्यूचर टेंस में याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कभी भी सिंस का यूज नहीं होता, फ्रॉम का यूज होता, फॉर तो होगा ही होगा। क्लियर है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है टेंस की, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से रिलेटेड। अब आज जो कुछ भी पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेंगे ताकि एक रिवीजन हो जाए, फिर इसके एडवांस रूल में अगले सेशन में हम लोग आ जाएंगे ना। आज के लिए कुछ क्वेश्चन, जैसे लिखा है, डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ आवर विजिट टू द डिफरेंट वर्क स्टेशन, इसमें क्या मिस्टेक आपको समझ में आ रही है। डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ आवर विजिट टू द डिफरेंट वर्क स्टेशन। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखा डिड आई नॉट इन्फॉर्म, डिड लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए ना, क्योंकि नॉट भी सेंटेंस में है, नेगेटिव सेंटेंस है, डिड लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। Had they not helped him with money, he would not have attained this position. इसमें क्या होगा, क्या होना चाहिए इसमें, ध्यान से देखिए और बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। सेंटेंस में हैड लग गया तो हैड के बाद वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म, आप लिखेंगे हैड दे नॉट हेल्प्ड हिम, हैड दे नॉट हेल्प्ड हिम होगा ना। If he does not complete this assignment, no other assignment will be given to him. If he does not completes, does हेल्पिंग वर्ब हो गई, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट लगा है, अब जब डज लग जाएगा डू डज तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ना, आप एस या ईएस नहीं लगाएंगे। We have keep our promise and you can expect a lot from us in future, क्या मिस्टेक आपके हिसाब से आ रही है, पढ़िए तो। We have keep our promise and you can expect a lot from us in future, ध्यान से देखिए have लिखा है, we have, has have के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, we have kept our promise, we have kept our promise. Don't offers me any explanation, now I'm not going to accept it today. अब देखिए यहां लिखा है डू नॉट, डोंट लिखा है ना, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस होगा डू डस काम करने लगेगा, और जब डू डस लग जाएगा तो डू डस के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डू डस के बाद एस या ईएस नहीं आता है। डू यू फील दैट यस्टरडे रीना डिड नॉट संग द पोएम प्रॉपरली इन द क्लासरूम, इसमें क्या मिस्टेक है, डू यू फील दैट, यहां तक तो सब ठीक है, डू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यस्टरडे रीना डिड नॉट, यस्टरडे लगा है पास्ट इंडेफिनिट, ये भी सही है, लेकिन डिड के बाद नॉट आया तो डिड आपका सही है, डिड सही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए ना डिड के साथ, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो तब लगाएंगे जब डिड नहीं रहेगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो डिड तो रखना ही पड़ेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया।
द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद अ बॉल एंड रन अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। इसमें क्या होगा? अब आप देखिए ध्यान से, द चिल्ड्रेन वर, वाज वर के साथ क्या आता? आईएनजी। एक बार तो आपने आईएनजी सही लिखा, लेकिन दूसरी बार आपने आईएनजी नहीं लिखा, रन लिखा। इसको क्या होना चाहिए? रनिंग होना चाहिए ना। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग विद द बॉल एंड रनिंग अराउंड व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड। Alok has spent 6 years in Calcutta, but still he does not know many parts of the city. Alok has spent 6 years in Calcutta, but still he does not know many parts होना चाहिए, many parts of the city। क्या गलत है बताइए? आप सेंटेंस पढ़िए, आलोक हैज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म आनी चाहिए ना। आलोक हैज स्पेंट। Hardly had he threw the ball when it fell on the ground. Hardly had he threw the ball when it fell on the ground. Had लग गया, had लगने के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ध्यान से दे याद करिए, क्या होना चाहिए? Hardly had he thrown the ball होना चाहिए ना। Thrown the ball। I did spoke to Nitin yesterday, but I forgot to mention this point. सोचिए, समझिए और आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में परेशान करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। जो ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, अब आपको देख के ये लग रहा है कि आई डिड स्पोक, डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन ध्यान से देखिए ये सेंटेंस पूरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो डिड की ही जरूरत नहीं होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही लगेगी। आई स्पोक टू नितिन यस्टरडे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई स्पोक टू नितिन यस्टरडे, यही लगेगा ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। How is that you did not told us even about your address and phone number? How is that you did not told us even about your address and phone number? इसमें क्या होगा? How is that you did not told us even about your address and phone number? क्या होना चाहिए बताओ? देखिए यहाँ लिखा है you did not, did लगा है, not है, did सही है। told के साथ क्या होना चाहिए? tell होना चाहिए, क्योंकि did लग गया तो verb की फर्स्ट फॉर्म ना। This time election did not had heat and dust usually associated with it. मैंने जब आपको हैज हैव हैड पढ़ाया तो मैंने बताया हैज और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो जब डिड लगा है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए ना। डिड नॉट हैव हीट एंड डस्ट। नो वन ऑफ द चिल्ड्रेन हैज एवर sang इन पब्लिक। इसमें क्या मिस्टेक है? बहुत माइन्यूट मिस्टेक है, ध्यान से देखिए। नो वन ऑफ द चिल्ड्रेन, हैज लग गया, हैज लगा तो क्या होगा? सिंग, सैंग, संग होना चाहिए ना। SUNG, संग, थर्ड फॉर्म। आफ्टर ही हैड ड्रैंक द मिल्क ही बिगैन टू फील स्लीपी। सेम मिस्टेक देखिए, आफ्टर ही हैड लग गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होना चाहिए। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। No sooner did he got up from bed than he was sent to the dairy। नो सूनर डिड लग गया। अब आप जब एडवर्ब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा नो सूनर के आने पर डिड या हैड ही लगेगा, तो डिड हटा नहीं सकते। अगर डिड रहेगा तो डिड के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए ना। आप क्या लिखेंगे? नो सूनर डिड ही गेट अप फ्रॉम, गेट अप फ्रॉम। तो ये आज के सेशन में मैंने आपको क्या क्या बताया? मैंने आपको टेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन बताई, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी मेन वर्ब और कब कब इनका यूज करते हैं। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अब जो अगला सेशन लेके आएंगे उसमें आपको कंप्लीट रूल्स बताएंगे ना, टेंस के कंप्लीट रूल्स, जो कॉम्पिटिटिव रूल्स हैं वो बताएंगे। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंस भी आपको बताएंगे, कंडीशनल सेंटेंस भी आपको बताएंगे अगले सेशन में ना। उसके बाद आपको क्वेश्चन टैग भी बताएंगे इसी में। फिर ये टेंस वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा, एक प्रैक्टिस सेशन करके कंप्लीट कर देंगे ना। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।